Okay. Good evening, everyone. Once again, my Good name is evening. Varun Kumar, senior lecturer at Star Infotech College, as you've seen at my screen. Fine. Star Infotech College से आप लोग सब लोग वाकिफ हो. कुछ लोग इंटरनल हैं, कुछ लोग एक्सटर्नल हैं. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है. Okay. So before wasting any kind of time, we will start our first session on Python. Fine. So Python is kind of new programming languages. जिस तरफ हमारे अभी ज्यादातर लोगों का आप कैसे कॉन्सेंट्रेशन अभी इस तरफ ज्यादा है ना. कहते हैं ना जब मार्केट बूम टाइप जो होती हैं वैसी बातें है ना. आजकल अभी हर चीज में देखा जाए तो चीजें मैं जहां जहां देखूं वहां पर अभी पाइथन का बूम थोड़ा ज्यादा है. जैसे स्टार्टिंग में जावा का बूम थोड़ा था, सेल्सफोर्स का चीजें था इस तरीके से. तो अभी हर एक तीसरे बंदे से अगर मैं इंटरेक्ट करता हूँ ना तो अभी वो मुझे पाइथन के बारे में ज्यादा चीज होता है. फाइन. आप इसे पाइथन का प्लस पॉइंट कह लो, पाइथन का मार्केट कह लो, जैसा भी आप कहना चाहें. तो उस वजह से अपन अभी जब इस्तेमाल करते हैं ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी वाइड एरिया में हो चुकी हैं. फाइन. इस वजह से हम लोग क्या होते हैं पाइथन की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं. ओके. तो जैसे भी आप लोग यूज़ करना चाहें इस्तेमाल कर लें. उन्हीं चीज़ों को स्टार्ट करते हुए हम लोग हमारे साथ में कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. ओके. इससे पहले मैं आप लोगों को मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको. आपको किसी के भी कुछ क्वेश्चंस हो, जो भी बातें हो, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके एक बार पूछ लें. फाइन. ना फॉर द टुडेज सेशन जो बेसिकली चीजें स्टार्ट करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूँ कि अभी तक जो लोग भी हमारे साथ अभी यूज हो रहे हैं, जो भी हम लोग अभी यहाँ पर इस्तेमाल यहाँ पे वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं है ना, उन्हें भी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड का या आप कहो कि चीजों के बारे में ज्यादा नहीं है ना. हम लोग बिल्कुल 0 पॉइंट से लेते हुए कामकाज करते हैं. फाइन. तो 0 पॉइंट से ऐसी कुछ बातें हैं कि जब मैं अगर पाइथन के बारे में इस्तेमाल करता हूँ या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बातचीत करता हूँ तो मुझे पहले ये छोटे छोटे बेसिक्स बातें जो है ना, ये मुझे पहले पता होनी चाहिए. फाइन. उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हुए आज के सेशन में जब हम चीजें इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इन बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे है ना. दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है. एज वी नो दैट कि पाइथन भी अपने आप में क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है ना. तो पाइथन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हुए या स्टार्टिंग की तरफ बढ़ते हुए अगर मैं बातचीत करूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है वो मुझे पता हो है ना. ऑल्दो आई नो कि आप लोगों को इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है इनके बारे में पता होगा, बट फॉर माय साइड मैं छोटे छोटे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर करना चाहता हूँ. तो जिस तरीके से मैं आगे बढ़ूं उस तरीके से आप लोगों को वो टॉपिक क्लियर आउट हो, इस वजह से मुझे थोड़ा इसके साथ में कामकाज करना है. ओके. सेकेंड थिंग कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में बहुत सारी है. तो किस किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे सामने है, किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में यूज होती है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे लिए अप्रोप्रिएट रहेगी, कौन सी मेरे बिजनेस रिक्वायरमेंट को फॉलो अप करेगी, ये सब बातें. ठीक है. क्योंकि हमें जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना उनके नाम पता होते हैं ना. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. राइट. किसी भी तरीके से मुझे उनके है ना कैटेगरी बोलो ना, कैटेगरी वाइज मुझे नहीं पता होता. तो उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम कैटेगराइजेशन कैटेगरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या है उसको यूज करते हैं. हाँ जी. किसी का कुछ क्वेश्चन. ना उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में देखें. राइट. क्योंकि अब सब लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पढ़ते होते हैं, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्चुअल यूजेज बोल लो या एक्चुअली हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए वो हमें ज्यादा पता नहीं होता है. राइट. उसके बाद हम देखते हैं कि पाइथन एक्चुअली में है क्या और हमें पाइथन क्यों इस्तेमाल करना चाहिए. आप उससे पाइथन का एडवांटेजेस गिन लो है ना, आप उसे पाइथन का इंपॉर्टेंस गिन लो या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ड्रॉबैक गिन लो. क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ड्रॉबैक ही अगली वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंस बनता है या
कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर बनता है, राइट। इसी तरीके से पाइथन इंस्टॉलेशन किस तरीके से करना है और कुछ बेसिक कोड, फाइन। नो मैटर कि भी थोड़े से टाइम ड्यूरेशन की वजह से हो सकता है कि सारे टॉपिक कवर अप ना हो, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट हमको ये बातें यहाँ पे डिस्कस करनी है। यस मिस्टर प्रियांशु। प्रियांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? करें, शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट सेशन से। तो फर्स्ट ऑफ चीज हमारे पास है कि पाइथन लैंग्वेज क्या होती है, सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, फाइन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बातचीत करी जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो शब्द है वो दो वर्ड से मिलके बना है ना। वन इज कॉल्ड प्रोग्राम, नादर वन इज लैंग्वेज। इन दो शब्दों से मिलके मेरा बनता है क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टर्म। ओके, मानते हैं इस बात को? अभी ये मेरा तरीका है कि जब कभी भी मुझे किसी वर्ड के बारे में समझना होता है या वर्ड के बारे में मुझे किसी टर्म को समझना है, यूज करना है, तो मैं उसके टुकड़े कर लेता हूँ, राइट। जितना छोटा टुकड़ा अगर हो सकता है तो इंडिविजुअल पार्ट को समझते हुए फिर मैं आगे इसका कंबाइन चीजें चूज करता हूँ। तो पहले हम देखें कि प्रोग्राम क्या होता है, राइट। उसके बाद हम देखें कि लैंग्वेज क्या हो सकती है। इन दोनों का इंडिविजुअल मीनिंग समझ जाने के बाद फिर हम इन दोनों के मतलब को कंबाइन कर लेंगे। इस वजह से मुझे एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या है वो समझ में आ जाएगा, फाइन। तो अगर प्रोग्राम की बातचीत करा रह जाए तो प्रोग्राम को अगर हम कहें तो नॉर्मल भाषा में या हम जैसे कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो कंप्यूटर के हिसाब से हम कहते हैं सेट ऑफ कमांड, हाँ, सेट ऑफ कमांड्स, फाइन। कुछ लोग इस बात को इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, तो ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन, फाइन। तो सेट ऑफ कमांड्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज प्रोग्राम, है ना। अब ये सेट ऑफ कमांड्स और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो बहुत सारे दे रहे होते हैं। तो ये सेट ऑफ कमांड्स वगैरह जो बातें हैं ना, वो पर्टिकुलर गोल या पर्टिकुलर किसी काम के लिए होने जरूरी है, फाइन। सेट ऑफ कमांड्स टू अचीव सम गोल, किसी गोल को अचीव करने के लिए मेरे जो सेट ऑफ कमांड्स हैं वो होने चाहिए, वो प्रोग्राम की कैटेगरी में आते हैं। तो कमांड्स तो मेरे पास कंप्यूटर में अगर मैं इस्तेमाल करूँ ना तो बहुत नहीं बहुत सारे ही हैं, फाइन। तो ऐसे सेट ऑफ कमांड जिनका इंस्ट्रक्शन किसी गोल को अचीव करने के लिए होता है उसको अपन किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रोग्राम की कैटेगरी में रखते हैं, फाइन। इसको अगर अच्छे तरीके से समझना चाहूँ, हम लोगों ने कोई कोड वगैरह वगैरह बनाया है, ठीक है। तो मैंने जो भी कोड बनाया है वो कोड किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हिसाब से ही होगा ना, वरना कोड तो मेरे पास बहुत सारे हैं, तरह तरह के हैं। कुछ बने बनाए कोड है जो मेरे खुद के बनाए हुए कोड है, जो मैं बाहर से कोड यूज करता हूँ, गूगल से उससे उठाता हूँ। तो गोल्स तो या बोलो कि मेरे पास कोड तो बहुत सारे ही हैं, उनको मैं अपने हिसाब से किस तरीके से किस गोल के अचीवमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस पार्ट को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? प्रोग्राम की कैटेगरी, फाइन। लाइकवाइज उसी तरीके से लैंग्वेज का मीनिंग होता है ऐसा कोई भी तरीका जिस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, फाइन। एनी मोड थ्रू वी कैन कम्युनिकेट, वी कैन कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन करने का, बातचीत करने का ऐसा कोई भी तरीका जिससे मेरी बात दूसरे तक पहुंच जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज। ना अब लैंग्वेज अलग अलग तरह की हो सकती है ना, ये साइन लैंग्वेज हो सकती है, ये रिटर्न फॉर्मेट में हो सकती है, ये वर्बल फॉर्मेट में हो सकती है ना, किसी साइन के फॉर्मेट में हो सकती है, किसी डिजिटल फॉर्मेट में हो सकती है, किसी एनालॉग फॉर्मेट में हो सकती है। तो इट कैन बी एनी थिंग, फाइन। ऐसा कोई भी तरीका जिस तरीके से हम हमारे लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन चीजों को हम किस कैटेगरी में गिनते हैं? लैंग्वेज कैटेगरी में गिनते हैं, फाइन। लोगों के पास जैसे जो लोग सुन और बोल नहीं नहीं सकते हैं, वो अपने आप के लिए साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं,
फाइन। जो लोग बोल नहीं सकते सुन सकते हैं, वो अपने लिए रिटन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अलग तरह की अलग अलग कम्युनिकेशन करने के अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो कोई भी ऐसा तरीका जिसकी भी तरीके से आप अपने लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस बात को हम लैंग्वेज कैटेगरी में गिनते हैं। नाउ अब इन दोनों डेफिनेशन को, इन दोनों बातों को अब मैं एक साथ कंबाइन करता हूँ, फाइन। तो हम कहते हैं a set of instruction, or you can say command, set of instructions or say command, ऐसे set of instructions या commands that are used to communicate someone, okay, that would be used as communicate someone। या someone कौन है? मशीन, है ना। यहाँ someone कौन है? मशीन। ऐसे सेट ऑफ कोड जो किसी मशीन या किसी से इंटरेक्ट करने के काम में आएंगे, क्या कहलाएंगे? कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, called as programming language, ओके। ये कहीं पे लिखी हुई डेफिनेशन नहीं है, ये किसी नेट से उठाई हुई डेफिनेशन नहीं है, ये वो डेफिनेशन है जिसको हम समझते हैं, फाइन। ये ऐसे फ्रेज, ऐसे रिटर्न चीजें तो बहुत सारी जगह मिल जाएगी आपको। डेफिनेशन वो आपके लिए बेटर होती है, वो आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगी जिनको आप खुद अपने तरीके से समझ सके। तो उसी तरीके से हम लोगों ने समझा, है ना। वर्ड था अपने पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उस वर्ड को हम जितना छोटा तोड़ सकते हैं उतना छोटा हम लोगों ने तोड़ा है। उससे इंडिविजुअल हमने मीनिंग मीनिंग से समझा है, उस इंडिविजुअल मीनिंग को हम लोगों ने कंबाइन, ठीक है। तो इस तरह से मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्चुअल मीनिंग समझ में आता है। तो ऐसे कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कोई भी सेट ऑफ कमांड जो किसी मशीन से इंटरैक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए काम में आएंगे, उस तरह के लैंग्वेज या उस तरह के कोड को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं, फाइन। आई होप आप लोगों को ये बात बात समझ में आ गई होगी, है ना। आप लोग प्लीज यस नो नो कहें तो मैं थोड़ा अपना सेशन आगे बढ़ाऊं। Yes, sir. वेरी गुड। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टर्म मेरे पास निकलती कहाँ से, है ना। क्योंकि जब हम हमें कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा होता है, जब हम सीरियसली जब एक कंप्यूटर लाइन में आते हैं ना, भाई जब वो स्कूल वे में आए या किसी भी वे में आए, जब इनिशियल कंप्यूटर लाइन या कंप्यूटर पार्ट, कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो हमें चीजें कुछ ऐसी बातें दिखा रखी होती हैं, ठीक है। कैसी बातें? कि दैट हमारे पास क्या है, दो तरह के या दो तरह के कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, ऐसे कुछ कंप्यूटर पार्ट्स पढ़ाते हैं हमें। ठीक, जब मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया था ना, तब मुझे तो कुछ इसी तरीके से पढ़ाया गया था। मे बी आपको किसी अलग तरीके से पढ़ाया हो तो पता नहीं। जब कंप्यूटर लाइन लाइन में डाला गया था, जब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो कंप्यूटर के बारे में ऐसे कंप्यूटर के टाइप पार्ट्स बताए जा रहे थे, राइट। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने लिए उन्हीं डेफिनेशन को वापस एक दोहराता हूँ, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के पार्ट्स हमें दो कैटेगरी में बताते हैं, है ना। एक कैटेगरी बताती है हार्डवेयर की, कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऐसे, राइट। अब हार्डवेयर को तो अपन अपने फिजिकल पार्ट्स में गिन लेते हैं, ऐसे फिजिकल पार्ट दैट कैन बी टचेबल, दैट्स कॉल्ड एज हार्डवेयर पार्ट। और ऐसी कोई भी चीज जिनको आप छू नहीं सकते, वो अपने आप में कैसी होती हैं? सॉफ्टवेयर पार्ट में, लॉजिकल पार्ट। तो लॉजिकल पार्ट्स इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर, फाइन। ये जो सॉफ्टवेयर कैटेगरी हम गिन रहे होते हैं ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहीं से निकल के आती है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला पार्ट जो है ना, ये उसी पार्ट से निकल के आता है अपने लिए, फाइन। अब सॉफ्टवेयर की कैटेगरी अगर अपन गिने ना, तो बहुत सारा तरह तरह की होती है अपने पास, इतनी कि हमने आजकल गिनना भी बंद कर दिया, क्योंकि हर दिन अब अपने पास एक नया सॉफ्टवेयर निकल के आता है, क्योंकि मार्केट में अपने बोलो कि कंपटीशन ही इतना है कि हर बंदा अपने आप के लिए एक नया पार्ट, एक नया प्रोसेस यूज कर लेता है, जिसको एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में गिन लिया जाता है, ओके। तो उसी तरीके से निकल के आता है अपने पास क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
थोड़े इस तरीके से आगे बढ़ते हुए और इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर बढ़ते बढ़ते हुए अगर मैं देखूं तो हमें जब कंप्यूटर के पार्ट्स बताए जा रहे होते हैं ना, तो हमें कंप्यूटर की भाषा भी बताई जा रही होती है। दैट वुड बी कंप्यूटर लैंग्वेजेस। पता है आप लोगों को कुछ कंप्यूटर की भाषा होती है ना? हमें ये कुछ 3 कैटेगरी बता रखी होती है या 3 बातें बता रखी होती है प्रोग्राम कंप्यूटर की भाषा के बारे में। व्हाट? वन इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ठीक है? जिसको लोग बाग अपनी भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज भी गिनते हैं। तो आप मशीनी भाषा बोलो, बाइनरी लैंग्वेज बोलो, वन आर द सेम सेम थिंग। इसी तरीके से सेकंड वाली को गिनते हैं क्या? लो लेवल लैंग्वेज। है ना? जैसे हम मशीन लैंग्वेज को कुछ लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं ना, इसी तरीके से आपके लो लेवल लैंग्वेज को कुछ लोग हाँ जी असेंबली पिताजी। लैंग्वेज में भी गिना जाता है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नाउ इसी तरीके से थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास आती है दैट वुड बी हाई लेवल लैंग्वेज। फाइन। हाई लेवल लैंग्वेज को जनरल भाषा में हाई लेवल कहते हैं और टेक्निकल टर्म में भी अपन हाई लेवल लैंग्वेज ही कहते हैं। ठीक है? इसके साथ कोई सेकेंडरी बात या सेकेंडरी चीज नहीं इस्तेमाल हुई। फाइन। नाउ अब ये जब लैंग्वेजेस की बातचीत होती है ना अपने पास, तो ये अपन कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में गिनते हैं, कंप्यूटर की भाषा है। पर इसको अगर वैसे देखा जाए ना, अगर मैं कंप्यूटर साइड से देखूं तो कंप्यूटर कल भी बेचारा मशीन भाषा ही समझ रहा था और आज भी मशीनी भाषा ही समझता है। और मे बी आने वाले सालों में भी, आने वाले समय में भी मशीन सिर्फ मशीनी भाषा ही समझती है। ये तो मशीन को इस्तेमाल करने वाले जो लोग होते हैं, यूजर्स कैटेगरीज को बोलते हैं, उनके समझने में थोड़े से फेर आ गया है। तो उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से इस लैंग्वेज को, मशीनी भाषा को आगे कैटेगराइज करा हुआ है। ओके? उस कैटेगरी के हिसाब से जैसे हमारा हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना कंप्यूटर को, तो हम इस्तेमाल करता लोगों ने इस कंप्यूटर की भाषा को आगे इनहेंस कर दिया है। फाइन। जिन लोगों को मशीनी भाषा समझ में आती थी, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज जब बनी थी, है ना, कंप्यूटर जब स्टार्टिंग में बना था, तो जिन लोगों को मशीनी भाषा दैट वुड बी 0101 वाली लैंग्वेज जो होती थी, 0101 वाली लैंग्वेज जिनको समझ में आती थी, वो लोग कंप्यूटर के साथ कामकाज कर रहे होते थे। है ना? हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो साइंटिस्ट लोग जैसे लोग होते थे ना, बुद्धिजीवी लोग, वो लोग मेरे लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करते थे। तो 100 में से कोई 1 या 2, मैक्स टू मैक्स 5 बंदे ऐसे होते थे जो इन समस्याओं, इन चीजों को या इन लैंग्वेज को समझ पाते थे। है ना? तो 100 में से कोई 5 या 6 लोग ही है जो बुद्धिजीवी या साइंटिस्ट कैटेगरी में आते हैं, बाकी सब तो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। है ना? नॉर्मल पर्सन, वो साइंटिस्ट या बुद्धिजीवी पर्सन में नहीं आते। तो ऐसे लोग जिनको ये बातें समझ में आती थी ना, वो लोग कंप्यूटर के साथ या मशीन के साथ इंटरेक्ट कर पाते थे। बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ उनके साथ, उनके थ्रू ही इंटरेक्ट होते थे। तो अब उनकी बातचीत है कि जो जो लोग बेचारे 95 लोग या 94 लोग जो थे, वो जब इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने इन बारे में एनहांसमेंट किया। उन्होंने क्या बोला कि जो ये मशीनी लैंग्वेज है, ये जो सिंबल्स हैं, ये जो 0101 कोड्स हैं, इनको सिंबल फॉर्मेट में कर लिया जाए। इस वजह से कुछ लोग इसे सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। है ना? इट्स आल्सो कॉल्ड एज सिंबॉलिक लैंग्वेज। यहाँ जो सिंबल्स इस्तेमाल होते थे ना, उन सिंबल्स को यहाँ कहा जाता था निमोनिक्स। निमोनिक्स की स्पेलिंग में एम विल बी साइलेंट। फाइन। तो सिंबल्स के फॉर्मेट में, किसी अल्फाबेट के फॉर्मेट में, वे में या जिस भी तरीके से सिंबल्स के फॉर्मेट में उनको दिखाया जा सकता था, उन तरीकों से इन्होंने अपनी लैंग्वेज को डिफाइन कर लिया। तो बजाय कोड के हम लोग सिंबल समझना ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं ना। जैसे आज भी अगर हमारे पास अगर अपन देखें ट्रैफिक रूल्स को, अगर अपन देखें तो स्टॉप के लिए एक क्रॉस बनाया हुआ होता है, पार्किंग के लिए पी के ऊपर क्रॉस बनाया हुआ होता है, हॉस्पिटल के लिए बेड बनाया हुआ होता है। तो जो लोग पढ़ नहीं सकते, वो लोग सिंबल देख के चीजें समझ लेते। ओके? तो उसी तरीके से, उसी वे को या उसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ऐसी बातें जो ये कोड जिसको समझ में नहीं आते, उन्हें सिंबल फॉर्मेट में डाल दिया गया। उन सिंबल्स को ही यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए जो इस्तेमाल होते हैं ना, उन्हें अपन कहते हैं निमोनिक्स।
और उन्हीं निमोनिक्स को इस्तेमाल करते हुए इस भाषा का नाम क्या पड़ा है, सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो कोड्स के बजाय सिंबल याद रखना थोड़ा सा ज्यादा यूज। तो अब यहाँ इस्तेमाल करने वालों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई, जहाँ 5 और 6 लोग ही इस्तेमाल कर पा रहे थे, अब इस्तेमाल करने वालों की संख्या 10 से 20 हो गई, है ना। तो हार्डली अपन इस्तेमाल करते 20% लोग यहाँ पर अब मशीन को या कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले हो गए। बट इन सब जगह हम ये बातें भूल गए कि सिंबल्स जो होते हैं ना, वो सिंबल भी कभी ना कभी लिमिटेड है ना, कभी ना कभी खत्म होंगे। चाहे आप कितने भी सिंबल बना लो, सिंबल शुड बी लिमिटेड, है ना। जितने भी सिंबल्स हैं वो कभी ना कभी तो खत्म। तो उसी तरीके से सिंबल भी खत्म हो गया, तो खत्म हो गया तो वापस वही सिंबल्स को डी रेफरेंस करने की जरूरत भी पड़ने लगी। भाई इस सिंबल का मतलब क्या है। हाँ, तो चीजें थोड़ी इजी तो हुई, पर साथ में कुछ और चीजें भी बढ़ गई। तो जब जो 20% लोग जो काम कर रहे थे ना, अभी 80% फिर भी कंप्यूटर को इस्तेमाल या सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करते। तो वो 80% पर्सन के हिसाब से वो कहते हैं कि हमें ना हार्ड एंड फास्ट लैंग्वेज चाहिए, ना हमें कुछ 0101 लैंग्वेज चाहिए। तो नॉर्मल लैंग्वेज, जनरल लैंग्वेज जो हम इस्तेमाल करते आए हैं ना, नॉर्मल इंग्लिश लाइक सेंटेंस, उसके साथ में कामकाज होना चाहिए। जितने भी सिंटेक्सेस हैं, जो भी कामकाज है, वो मेरे जर्नल लैंग्वेज में होना चाहिए, है ना। जनरल लैंग्वेज मतलब नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश वर्ड्स, राइट। तो इस तरह के लैंग्वेज को तकरीब सभी यूजर जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इससे कोई ज्यादा कुछ हेजिटेशन या इससे ज्यादा कुछ बातें उसमें इस्तेमाल नहीं हुई। तो अब जनरल लैंग्वेज जब इस्तेमाल हो जाती है ना, तो बाकी सभी लोग, जितने जो 80% लोग थे ना, वो भी अब सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, फाइन। अब वो कहते हैं कि जब ये सिंटेक्स वगैरह हम जनरल लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे हैं, पर समझाना तो किसको होता है, मशीन को। तो ये मशीन ऑटोमेटिकली चीजों को कन्वर्ट कर, हर एक चीज के साथ, हर हाई लेवल लैंग्वेज के साथ में हमको ऐड करना पड़ा क्या, एक कन्वर्टर, है ना, जिसको अपन दूसरी भाषा में कहते हैं ट्रांसलेटर। तो अब जो कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, वो अपने साथ में कन्वर्टर और ट्रांसलेटर भी लेकर आती है। ये बात है कुछ ऐसी कि अभी मुझे अगर हिंदी समझ में आती है, तो मैं सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस कर सकता हूँ, है ना। अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो मैं इंडिया के बाहर या यूएस मार्केट में भी अपना कामकाज कर सकता हूँ। अगर मुझे उर्दू आती है, तो मैं अरेबिक कंट्रीज में भी अपना बिजनेस कर सकता हूँ, है ना। या मुझे कोई दूसरे देश की लैंग्वेज आती है, तो उस देश में भी मेरा बिजनेस हो सकता है। तो ये वही वही बातें हैं। तो ये अपने हिसाब से इंग्लिश तो कामकाज हो गए। अब ये बातें जिस भी मशीन को समझानी है, उस मशीन के मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ट्रांसलेटर और कन्वर्टर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ये खर्चा तो इस्तेमाल हो सकता है। इस खर्चे की वजह से जो सिस्टम आने वाले लोगों की संख्या थी ना, वो बढ़ गई है, ठीक है। और जितनी भी आजकल हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखें, तो वो सब किस फॉर्मेट में होती है, नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंसेस के फॉर्मेट में ही होती है। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप गिनते हो ना, मार्केट में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक्चुअली में वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। So each and every programming language is used as high level language. इसी वजह से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में एक कन्वर्टर चीजें या ट्रांसलेटर बातें जुड़ी हुई होती हैं, फाइन। यहाँ तक मेरी बातें सबको समझ में आ गई? किसी को कुछ डाउट्स? Am I audible to? आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। ये तो हमारी बातचीत हुई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम किस तरह से पकड़ सकते हैं, है ना। तो जो मैंने आप लोगों को वहां नोटपैड स्क्रीन पे बताया, कुछ यही बातें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चलते हैं अगर हम, तो मेरे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स होते हैं अलग अलग, राइट। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम हमको पता होते हैं ना, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। ये सब क्या क्या है, अपने आप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप नहीं गिन सकते आप, राइट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स अगर अपन गिनते हैं, तो ये कुछ 5 से 6 होते हैं।
ये तो मैंने कुछ अपने हिसाब से अपने लिए लिमिटेड करे करे हुए हैं। ऐसे आप इंटरनेट साइट पे अगर देखोगे ना, तो एक नहीं बहुत सारे यहाँ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप टाइप मिलेंगे। उसमें से ब्रीफ और इंपॉर्टेंट्स मैंने, या जो ना मेन बातें हैं वो मैंने अपने लिए उठा ली है यहाँ पे। फाइन। तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैटेगरी अगर अपन गिने, टाइप्स गिने, तो ये दैट वुड बी माय 5 से 6 मेरे पास कुछ वो होते हैं। Now please mute yourself please. See, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी और यू कैन से टाइप। तो वे पहले कैटेगरी में अगर अपन गिनते हैं ना, तो उसको गिनते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। राइट, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका अपने आप में कोई स्ट्रक्चर होता है। राइट, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका अपने आप में कोई स्ट्रक्चर होता है ना, सिंटेक्स होता है, प्रोग्रामिंग करने का कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। राइट, तो अगर अपन ऐसे देखा जाए तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में अपना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, है ना। कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती जहां पर कुछ रूल्स या रेगुलेशंस या कुछ नियम कायदे ना हो। तो अब ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सभी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर कैटेगरी में होती है। फाइन, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक से ज्यादा फीचर हो सकते हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है उसमें। फाइन, तो मार्केट में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मैं गिन लूं ना, वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है अपने आप में, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। दैट वुड बी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फाइन, और जब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो फिर आगे कैटेगरी बनाने की जरूरत ही नहीं है। फाइन, तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम थोड़ा सा दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फाइन, सबका नहीं पता, मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक तो ऐसी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो स्ट्रक्चर को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, उसके लिए हम उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ओके, स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। और एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो स्ट्रक्चर तो है, पर स्ट्रक्चर को लीनियंसी से इस्तेमाल करती है ना, अपने अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ मरोड़ सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। इसलिए उसको हम बोलते हैं अपन लीनियंट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लीनियंट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अपने नियम कायदों को अपने अकॉर्डिंग मोड़ या घटा बढ़ा दिया जाए, इसको अपन गिनते हैं किसमें, लीनियंट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती है जिसने जो रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कामकाज करना होता है ना। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरली हम किसको गिनते हैं, सी प्रोग्रामिंग को गिनते हैं। हम सबने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा हुआ होता है, सुना हुआ है, कुछ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है अपने पास। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना, वो आपके पास स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में आती है। जैसे उसके कुछ रूल की बातचीत चीत करो, तो आप जब कभी भी कोई वेरिएबल इस्तेमाल करोगे, तो वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट यूज। उसको इस्तेमाल करने से पहले आपको डिक्लेयर करना जरूरी होता है ना। डिक्लेयर करने के लिए भी जगह बनी बनी होती है ना। टॉप ऑफ द कोड आपको अपना अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इस तरह के कुछ नियम कायदे होते हैं सी में, जिसके अगेंस्ट जाके आप अपना कोड नहीं बना सकते। अगर आपने कोशिश भी की तो प्रोग्राम आपको एरर जनरेट करता है। ओके, तो ये कुछ स्ट्रिक्ट रूल हैं सी के, जो आपको मानने ही पड़ते हैं। राइट, इन्हीं रूल को जो तोड़ते हुए बोलो या अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हुए बोलो, तो मेरे पास लीनियर प्रोग्रामिंग होती है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल अगर मैं गिनूं ना, दैट वुड बी माय विजुअल बेसिक, है ना। अभी नहीं, पहले के मार्केट में जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो विजुअल बेसिक नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी। कुछ उसी कैटेगरी में हम इस्तेमाल करते हैं सी प्लस प्लस। राइट, और भी ऐसे तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अपने सी के रूल है ना, ये प्रोग्राम वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले डिक्लेयर करना होता है। इसको वो अपने हिसाब से तोड़ देती है ना। वीबी या सी प्लस प्लस में आप जब इस्तेमाल करो, तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना कोई जरूरी नहीं है। बिना डिक्लेरेशन करे भी आप अपना वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस उसी तरीके से अगर मैं इस्तेमाल करूं, तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना आपको किसी प्लेस पर या किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जरूरी नहीं है।
कहीं पर भी आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। फाइन। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे रूल्स वगैरह जो होते हैं उनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेती है। उनको अपन गिनते हैं स्ट्रक्चर्ड या लीनियर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। पाइथन भी हमारे पास कुछ इसी कैटेगरी में आती है। स्ट्रक्चर तो है बट कैसा है अपने पास, लीनियर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, अपने रूल्स को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, मना ही नहीं है। फाइन। इसी वे में अगर मैं सेकंड कैटेगरी गिनता हूं, सेकंड कैटेगरी को हम गिनते हैं अनस्ट्रक्चर्ड और यू कैन से नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। फाइन। अनस्ट्रक्चर्ड और यू कैन से स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका ना कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई रूल्स है, ना कुछ रेगुलेशन है ना। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फायदा क्या है, दिस इज एरर फ्री। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे होती है, एरर फ्री, क्योंकि नियम कायदे अगर हो तब तो कुछ एरर आएगी ना। अब जब नियम कायदे ही नहीं है तो कोई किसी भी तरह की एरर या किसी भी तरह का प्रॉब्लम आने की संभावना ही नहीं है। फाइन। पर एरर नहीं आएगी तब तक इस प्रोग्रामिंग या इस कोड को सही है या गलत मैं कैसे स्पेसिफाई करूंगा। राइट। जब तक मेरे कोड में एरर नहीं आएगी तो मेरा कोड सही है या गलत इस बात को मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा। इस प्रॉब्लम की वजह से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इनकम्प्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी गिनते हैं। मींस इसे अपन कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं गिन सकते, इसके साथ में किसी दूसरी चीज को मिलाना पड़ेगा तब जाके वो कंबाइन या कंप्लीट मानी जाएगी। इसको अपन इनकम्प्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी गिनते हैं। अगर अपन एग्जांपल फॉर्मेट में गिनना चाहें तो अपन HTML प्रोग्रामिंग को किस कैटेगरी में गिन सकते हैं, अपने अनस्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सुना है ना आप लोगों ने सबने HTML के बारे में, सुना है ना आप लोगों सबने दैट HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जहाँ पे टैगिंग फॉर्मेट में कामकाज होता है ना। टैगिंग का मतलब कोई भी टैग कहीं पर भी लिखा जा सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे जहां आपकी इच्छा हो वहां पर आप अपने लिए टैग को लिख लें। हमें ये नहीं नहीं होता कि ये टैग आपको पहले इस्तेमाल करना है, ये टैग आपको बाद में इस्तेमाल करना है। आपकी जहां मर्जी हो वहां पर आप अपने लिए टैग को लिख लिख सकते हैं। प्लस किसी टैग की स्पेलिंग या किसी टैग के एट्रीब्यूट्स में आपने बदलाव करे हैं, चेंजेस करे हैं, गलत लिखा है तो उसके बारे में कोई एरर भी नहीं आती, जिसको अपन किस कैटेगरी में रहे हैं, एरर फ्री के अंदर, है ना। कुछ गलत है तो उसका आउटपुट कुछ नहीं आता बट एरर कभी नहीं आती। आइए कि कभी HTML के कोड में एरर एरर आ रही हो कभी, मैंने कभी नहीं सुना। राइट। तो इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम किस कैटेगरी में गिनते हैं, अनस्ट्रक्चर या नॉन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनका कोई अपने आप में स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। ओके नाउ पर इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपन इनकम्प्लीट भी गिनते हैं। तो सिर्फ HTML बेस हम कुछ भी कामकाज नहीं करते, HTML के साथ मुझे कुछ और बातें भी जोड़नी पड़ती है जिसके वजह से मेरा कोड आगे बढ़ता है या मेरी एप्लीकेशन या मेरा जो सिस्टम है वो आगे आगे बढ़ता है। राइट। तो इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इनकम्प्लीट प्रोग्रामिंग में गिनते हैं। थर्ड कैटेगरी अगर अपन गिने तो थर्ड कैटेगरी को हम गिनते हैं मॉड्यूलर और यू कैन से प्रोसीजरल कोड, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें काम एक साथ नहीं छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के बनाया जाता है। ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड एज मॉड्यूल, है ना। आप मॉड्यूल कह सकते हो, आप सब पार्ट कह सकते हो, है ना। आप इसे पीसेस के कह सकते हो, एक साथ नहीं छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर चीजें बनाई जाएंगी। राइट। अब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के बनाने से क्या फायदा हुआ, एरर ट्रैकिंग, है ना। जब मैं एरर ट्रैकिंग वाला प्रोसेस करूंगा ना तो छोटे कोड में एरर ट्रैक करना ज्यादा इजी होगा बजाय किसी बड़े कोड के। सपोज करो कि मैंने कोई कोड लिखा है जिसमें मैंने 100 लाइन या 1000 लाइन लिख दी है और कहीं पर भी मेरे पास कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ एरर वगैरह वगैरह हो रही है, तो मुझे वो 100 लाइन तो 1000 लाइन को चेक करना पड़ेगा कि कहां पर किस जगह मेरे पास एरर आ रही है। यही मैंने अपने कोड को अगर छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर बनाया होता है ना, 10 लाइन्स में
या 50-50 लाइन्स में मैंने तोड़कर कामकाज किया है, 20-20 लाइन्स में तोड़ के कामकाज किया है, तो मेरे लिए 100 लाइन ऑफ कोड में से एरर निकालना और 10 लाइन ऑफ कोड में से एरर निकालना थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको मॉडुलर अप्रोच को काम में लेते हैं। और जब कभी भी हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग वगैरह में बातचीत करते करते थे ना, तो हम जब कभी भी इस्तेमाल करते हैं तो मॉडुलर अप्रोच को ही इस्तेमाल करते हुए चलते हैं। अच्छा, ऐसा करने से एरर ट्रैकिंग जैसा बड़ा समस्या तो सॉल्व हो ही रही है, लेकिन साथ में खर्चा बढ़ जाता है। क्या? इन सभी पार्ट को इंटीग्रेट करना, छोटे-छोटे मॉड्यूल हमने बनाए ना, छोटे पार्ट्स हमने किए हैं, इन सभी पार्ट को कंबाइन कर कर एक सिंगल यूनिट भी बनानी होती है, तो अपन एक एप्लीकेशन गिनते हैं। फाइन, तो मेरे पास इंटीग्रेशन वाला खर्चा जो है ना, ये बढ़ जाता है, बट ये छोटा खर्चा है ना, स्मॉल एक्सपेंसेस, ये छोटे एक्सपेंसेस को हम आसानी से बेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा एरर ट्रैकिंग वाला कामकाज हमारे लिए सॉल्व होता है। फाइन, इसको ऐसे ऐसे देखो, जब मैं अपने कोड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के बनाऊंगा, फाइन, तो मेरे पार्ट जब होगा तो कोई एक या दो पार्ट ही काम नहीं कर रहे होंगे ना, बाकी पार्ट तो कामकाज कर रहे होंगे। तो क्लाइंट को या किसी यूजर को जिसके साथ मुझे सबमिट करना है, तो उसको दिखाने के लिए मेरे पास कुछ होगा, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास 30% या 80% या 60% कामकाज पूरा है। बजाय उसके अगर मैं सिंगल प्रोसेस के हिसाब से कामकाज करता हूं, तो मेरा पूरा प्रोसेस ही नहीं चल रहा होता है। राइट, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोई एग्जांपल फॉर्मेट में गिने जाए, तो जितनी भी डॉटनेट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जो डॉटनेट फ्रेमवर्क में कामकाज करती है, डॉटनेट एनवायरनमेंट में, वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना, वो अपने आप के लिए क्या है, मॉडुलर अप्रोच को इस्तेमाल करती है। फिर चाहे आप वीबी डॉट नेट गिन लो, आप एएसपी डॉट नेट गिन लो, आप सी शार्प डॉट नेट गिन लो, जो भी आगे आप गिनते हो, दैट एक्सेट्रा, ये सब अपने आप के साथ में मॉडुलर अप्रोच को लेते हुए चलती है डे वन से, है ना। जब अपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किए तो डे वन से ये पूरी चीजों को मॉडुलर अप्रोच में ही लेकर चलती है। फाइन, तो इस टाइप की प्रोग्रामिंग को हम किस कैटेगरी में हैं? ओके, मॉडुलर या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी। फाइन, यही मैंने कुछ यहाँ पे ले लिखे हैं। फाइन, तीसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है अपने पास, सॉरी चौथी होती है अपने पास इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। एनी आइडिया अबाउट इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग? प्लीज वो आंसर न दें जो पहले मेरे सेशन अटेंड कर चुके हैं, है ना, दूसरों को मौका दें प्लीज। एनीवन आइडिया अबाउट इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग? एनीवन? मिस्टर रिजवान अहमद कह रहे हैं, साथ कह रहे हैं नो आइडिया। आप कोशिश कर सकते हैं सर। कहीं सुना है आप लोगों ने इवेंट प्रोग्रामिंग? इवेंट के बारे में सुना होता है आप लोगों ने? मतलब आप इसे इवेंट ड्रिवन या इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी गिनते हैं। ओके, इवेंट ड्रिवन या इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसी इवेंट बेस होती है, उसको अपन इस कैटेगरी में गिनते हैं। तो अब अगर इवेंट का मुझे आइडिया होगा ना, तो मुझे ये बात बात थोड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। एनीवन एल्स? ओके, तो इवेंट का वैसे मतलब होता है अपने पास रिएक्शन। ठीक, इवेंट का मतलब होता है, जनरल मीनिंग के अंदर अपन का कहा जाए, सो इवेंट इज कॉल्ड एज रिएक्शन। इवेंट इक्वल्स टू रिएक्शन। आप कुछ बता सकते हैं आप लोग? Amir said it would be JavaScript. Shubham said as a mouse click and the keys we use. और थोड़ा जनरल वे में है ये बातें, तो वो जिन्होंने ये सब बातें पढ़ा हुआ है, अगर मैं लेमैन की बातचीत करता हूँ तो कुछ बता सकते हैं? मिस्टर रिजवान अहमद?
Shubham said better interaction. Can be more. See, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इस्तेमाल करते हैं ना, कोई भी कोड इस्तेमाल करो, चाहे ये करो, चाहे ये करो, ये करो, हम सभी के साथ में कुछ इस्तेमाल करते हैं, तो हम कुछ एक्शंस कामकाज करते हैं. हाँ, it could be called as input or output. Nice, nice said, Rizwan. Fine. कभी भी कामकाज करते हैं ना, हम कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, हम कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, है ना. अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो हम कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं, है ना, कोई काम करते हैं. यस भावेश. नो सर, सॉरी, वो गलती से हो गया था. Nikita said program execution with the help of someone, some event. Now my question is that what do you mean by event? Event को मैं जनरल इस्तेमाल करता हूँ रिएक्शंस के बेस. किसी भी एक्शन के बेस जब उसका रिएक्शन होता है ना, उसे इवेंट कैटेगरी में गिना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी कितना गर्म माहौल है ना, अभी कितनी गर्मी हो रही है. फाइन. सो गर्मी होती है, सो गर्मी होना इज माय एक्शन. उस गर्मी के वजह से मुझे पसीना आता है. इट्स माय बॉडी रिएक्शन. ठीक है. तो ऐसी कोई भी चीज जो कोई एक्शन हुआ, उसके बदले में जब रिएक्शन होता है ना, उस बात को हम किस कैटेगरी में गिनते हैं? रिएक्शन के बेस. तो ऐसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसी रिएक्शन बेस्ड इवेंट कामकाज होती है ना, किसी रिएक्शन बेस्ड होती है, उसको अपन इस कैटेगरी में गिनते हैं. फाइन. जैसे अगर मुझे कोई अच्छे खाने की खुशबू आती है, तो मुझे भूख लगती है ना. मुझे कोई अच्छा सा कोई अच्छी स्मेल आती है, तो मेरा मन खुश हो जाता है. फाइन. तो ये कुछ एक्शंस होते हैं. तो मेरे आजू बाजू कुछ एक्शंस हुए जिसके बदले में मैंने कुछ रिएक्शन किया. फाइन. तो उस रिएक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम किस कैटेगरी में गिनते हैं? इवेंट बेस्ड. अब ये सारी बातें तो मैंने जनरल वे में बोली. इसको जब मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में आ जाऊं या कंप्यूटर की तरफ में आ जाऊं, सिस्टम बेस्ड आ जाऊं, तो सिस्टम में मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना. स्क्रीन पर देखा जाए तो मैंने कुछ HTML का, सॉरी, मैंने कुछ बनाए हुए. मेरे पास मेन्यूज हो सकते हैं, है ना. मेरे पास माउस हो सकता है, मेरे पास कीबोर्ड हो सकता है. अब मैं कीबोर्ड पे जब कोई की प्रेस करूं तो कुछ मेरे पास क्या हुआ? सामने कुछ अल्फाबेट या डिजिट सामने प्लेस हुआ. माउस से मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कोई विंडो ओपन हो गई. राइट. तो इस तरह की चीजें. तो मैंने किसी के साथ एक्शन किया, कुछ बाद बदले में रिएक्शन हुआ. तो अब इस रिएक्शन के बेस कुछ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, है ना. जैसे गर्मी लगी, मुझे पसीना आया. जब पसीना आ रहा है तो उस समय कुछ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, है ना. मुझे कुछ अच्छे खाने की खुशबू आई, भूख लगी, तो भूख लगने के समय कुछ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए. राइट. तो रिएक्शन बेस्ड जब कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना होता है ना, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस कैटेगरी में गिनते हैं अपन? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. ठीक है. अगर गर्मी हुई नहीं, पसीना कभी आया ही नहीं, तो कोड कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं. ना अच्छे खाने की खुशबू आई तो कभी मुझे भूख लगी नहीं, तो लगी नहीं तो कभी ये इवेंट हुआ ही नहीं, तो मेरा मेरा कोड कभी चला ही नहीं. तो अब कोड चलने के लिए पर्टिकुलर इवेंट का होना जरूरी है. इस वजह से इसे क्या बोल रहे हैं अपन? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. इवेंट हुआ तो मेरा कोड चलना है, अदरवाइज नहीं चलना. बटन पे मैंने पुश किया तो मेरा कोड चलना है, अदरवाइज नहीं चलना. ओके. हाँ, दैट काइंड ऑफ Amazon शॉपिंग. ठीक है. जब तक वो सेल अनाउंस नहीं नहीं करते, तब तक क्या आप किसी सेल पर अट्रैक्ट होते हो क्या? है ना. हर एक चीज का एक एडवर्टीजमेंट करना होता है ना. जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं किया, तब तक आपको कैसे बताया? नो, इट्स नॉट काइंड ऑफ कंडीशन बेस्ड. कंडीशन कुछ अलग बातें होती है, रिजवान जी. इट्स नॉट काइंड ऑफ कंडीशन, है ना. इसका मतलब ये है कि कोई मेरे पास एक्शन हुआ है, उसके बदले में मेरे पास हुआ. इट कुड बी कॉल्ड एज डिमांड बेस्ड, है ना. जैसे अभी तक आप लोगों को अगर पाइथन वर्कशॉप के बारे में मैंने नहीं बताया होता, तो क्या आप लोगों को पता होता क्या? तो आप इसमें इंटरेस्टेड होते क्या? फाइन. सो मेरा एडवर्टाइजमेंट करना इज माय एक्शन. उसके बदले में आप लोगों ने मुझे जो रिस्पॉन्स दिया, ये हुआ क्या? इवेंट और रिएक्शन. नाउ जब आपने रिएक्शन दिया, उसके बाद मेरी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है. दैट्स कॉल्ड माय इवेंट बेस. अगर मेरे पास
वर्कशॉप का किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं होता, तो क्या मेरी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही होती? नहीं ना। इस टाइप की चीजों को हम क्या क्या कहते हैं? इवेंट बेस या इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए पहले ऑब्जेक्ट या सिनेरियो क्रिएट करना होता है, फाइन। तो उसके साथ हम गिनते हैं किसको? HTML लैंग्वेज के साथ, है ना। इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर मैं एग्जांपल फॉर्मेट उठाऊं ना, दैट वुड बी कॉल्ड एज माय स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ना, वो मेरे पास किस बेस में आती है? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बेस में, है ना। सबसे फेमस अगर मैं बातचीत करूं, दैट कॉल्ड माय जावास्क्रिप्ट, फाइन। इट कॉल्ड एज VB स्क्रिप्ट। जो लोग VB या विजुअल बेसिक इस्तेमाल करते हैं ना, वो लोग अपने आप के लिए VB स्क्रिप्ट भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। वी कैन ऑल्सो यूज एज jQuery, वी कैन ऑल्सो यूज एज नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बातचीत अगर मैं करूं, दैट वुड बी माय एंगुलर। These all kind of use as scripting language, फाइन। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ना, वो HTML फॉर्म के साथ में, HTML कोड के साथ में मिलकर कंप्लीट प्रोग्रामिंग गिनी जाती है, फाइन। सो HTML प्लस स्क्रिप्टिंग कॉल्ड एज कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अपने ऊपर अभी इनकम्प्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गिनी ना, तो वो उसके साथ में इसको मिलाकर हम अपने लिए कंप्लीट प्रोग्रामिंग कैटेगरी गिनते हैं। यहां तक किसी को कुछ डाउट, कोई समस्या? होप नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, पांचवी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मैं गिनूं तो मेरे पास होती है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फाइन। फिफ्थ इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फाइन। अब इसके साथ में तो एक टर्म अच्छे से लिखा होता है ना, सब जगह बताया होता है। इट विल बी न्यू फैशन प्रोग्रामिंग, नए जमाने की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गिनी जाती है ये, है ना। क्योंकि आजकल मार्केट में जब भी मैं देखूं ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मैं उठाता हूं, तो उसके साथ में ये OOP कंसेप्ट चिपका हुआ होता है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? न्यू फैशन प्रोग्रामिंग, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसके ड्रॉबैक्स को दूर करते हुए होता है। ये पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात है ना, इससे पहले, है ना, मैं पांचवी की बात कर रहा हूँ, पांचवी से पहले ऊपर चार जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनको मैं पुरानी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग गिन रहा हूँ। तो पुरानी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वो अपने आप के लिए प्रोसीजरल, है ना, प्रोसेस बेस्ड होती है। ये ऊपर वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना सारी, ऑल आर बेस्ड ऑन प्रोसेस बेस्ड होती है ये। प्रोसेस बेस्ड मतलब सिर्फ प्रोसेस के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, डेटा के ऊपर जोर नहीं दिया जाता। ये क्या करता है? ये कहता है जहां प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरीके से, हाँ, उसी तरीके से, हाँ, पाइथन विल बी आल्सो ट्रू, फाइन। ये कहता है कि जितना प्रोसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसी वे में आगे चलते आप कामकाज करो, तो डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है। सो डेटा और प्रोसेस की सिक्योरिटी, डेटा और प्रोसेस को एक साथ इस्तेमाल करें, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग बनती है। तो यहाँ पर प्रोसेस के ऊपर तो ध्यान दिया ही जाएगा, साथ में डेटा के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, राइट। अब इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी, जैसे यहाँ थे ना, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हो रही है, तो थोड़ा कैटेगराइजेशन करना जरूरी होता है। इसी तरीके से आजकल की सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बातचीत करो ना, तो वो सारी OOP कंसेप्ट बेस्ड होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होती है। तो उसमें हम कैटेगराइजेशन करते हैं, दैट वुड बी पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो? पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो। और दूसरी फुल, है ना। आप उसे पार्शियल कह सकते हो, आप उसे सेमी कह सकते हो। इसी तरीके से फुल कह सकते हैं, प्योर कह सकते हैं, प्योर OOP बेस्ड।
अब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पार्शल या फुल या बोलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने के लिए कुछ फीचर्स होते होंगे, है ना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते होंगे, उन रूल्स को माने वो अपने आप में क्या पार्शल, और जो सारे रूल माने वो अपने आप में क्या फुल। पर हमारा झगड़ा या हमारा पॉइंट अभी ये नहीं है, हाँ हमारा पॉइंट कुछ और है, अभी तो हम इसमें ज्यादा हम आगे इस्तेमाल नहीं करते। फाइन। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर मैं एग्जांपल फॉर्मेट में जाऊं, मैंने कैटेगराइजेशन कर दिया, तो दैट वुड बी माय वीबी को अपन इस्तेमाल करते पहले, वो सी प्लस प्लस, फाइन, पाइथन, ऐसे इस तरह के प्रोग्राम ऐसे और भी है, ये तीन नहीं और भी हैं, सबके नाम लिखना पॉसिबल मेरे लिए अभी है नहीं। तो ये मेरे पास किसमें आती है, पार्शियल या सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फाइन। ऐसे फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बातचीत करें तो आप लोगों ने सुना ही है, दैट वुड बी माय जावा, सी शार्प, है ना। मैं यहाँ पाइथन का नाम दोबारा लिखूंगा, फाइन। तो आप बोलोगे सर आप इन इसको पार्शियल में भी गिनते हो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपके फुल फुल में भी गिनते हो, तो एक चीज दो जगह तो काम में आ नहीं सकती, है ना। तो इसके साथ में टर्म जोड़ता हूँ, दैट वुड बी पाइथन 2 एंड पाइथन 3। ये क्या है ये आपको आगे के सेशन में समझ में आएगी बात। तो अगर पाइथन 2 को अगर मैं बातचीत करता चलो, तो वो मेरे पास क्या है, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, फाइन। लेकिन मैं अगर पाइथन 3 गिनता हूं तो फुल्ली और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैटेगरी में आती है, ओके। इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग, बिल्कुल थीम बेस्ड अलग बातें होती है, दैट इज कॉल्ड माय एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फाइन। एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी होती है ना, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एकमात्र उद्देश्य होता है, जहां ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊपर जितनी भी मैंने 5 गिनी है, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप के लिए किसी बिजनेस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए होती है ना। इन ऊपर की जितनी भी 5 लैंग्वेज हमने पढ़ी ना, इन सबके साथ में कोई बिजनेस एप्लीकेशन बनाता हूँ, जबकि एआई बेस्ड जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इनके साथ हम जब करते हुए होते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्या चूज करते हैं, मशीन को कंट्रोल करते हैं, है ना। इसका काम क्या होता है, मशीन को कंट्रोल करना, मशीन कंट्रोलेबल लैंग्वेज, सच काइंड ऑफ रिमोट कंट्रोल, है ना, और यू कैन से रोबोटिक्स, ऐसी चीजें या ऐसा कुछ जो मेरे पास किसी बिजनेस एप्लीकेशन के लिए नहीं, किसी दूसरी मशीन को कंट्रोल करने के काम में आए, है ना। जैसे हम रिमोट कंट्रोल जब इस्तेमाल करते हैं, तो रिमोट कंट्रोल से हम किसी दूसरी मशीन को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, फिर चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो टाइम बॉम्ब हो, चाहे वो मेरे पास सीडी प्लेयर हो, चाहे मेरे पास कुछ और हो, एसी क्यों ना हो, तो हम रिमोट कंट्रोल से एक दूसरी मशीन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो कंट्रोल लेबल जो भी होगी ना, मशीन को कंट्रोल करने वाली जो लैंग्वेज होगी, वो इस कैटेगरी में आएंगी, राइट। इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप थोड़े से अलग है, अगर इनको एग्जांपल फॉर्मेट में गिना, दैट वुड बी माय प्रोलोग। प्रोलोग प्रोग्रामिंग होती है अपने पास, है ना। प्रोलोग की अपने आप में फुल फॉर्म है, दैट वुड बी प्रोग्रामिंग लॉजिक, है ना। इसी कैटेगरी में इस्तेमाल होती है अपने पास फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लैंग्वेज, फाइन। इसी वे में हम आगे नए फैशन में गिनते हैं क्या, पाइथन। पाइथन भी किस कैटेगरी में आती है, एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है ना। ऐसा हमने पहले यूज की टर्म, एक लैंग्वेज में एक से ज्यादा फीचर हो सकते हैं अपने पास। तो पाइथन जहां ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में आती है, वहीं मेरे पास एआई बेस्ड कंट्रोल में भी आती है, राइट। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हैं, ऐसे वो भी नाम हैं जिनका हमने कभी नामो निशान भी सुना नहीं है, फाइन। अब इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैंने 6 गिनी है, ऐसी मार्केट में जाओगे ना तो और आपको मिल जाएंगी, फाइन। पर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स जो हैं ये मेन है, इसके अंदर कैटेगराइजेशन और भी है ना। एआई बेस्ड भी बहुत सारी अलग अलग टाइप देखा, है ना। जो लोग डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, इको, इस टाइप के बहुत टाइप अलग अलग कैटेगरी गिनते हैं। अब ये साइट पे देखोगे ना तो आपको लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी मिलेगी, करीब 50 से 60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप आपको दिखाई देंगे। पर
उन कैटेगरी को मिलाकर, है ना, मेन कैटेगरी उठा के मैंने आपके लिए ये सारी चीजें बताई। अब इन सब पद को बताने का मेन रीजन क्या है ना? अब जब स्टार्ट करें तो बताने की जरूरत क्या क्या थी? हमें बताने की जरूरत इसलिए है कि जब मैं जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ बढ़ रहा हूँ वो मेरे पास किस कैटेगरी में आती है, फाइन। और मैं जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चुन रहा हूँ अपने लिए, तो मैं सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चुनूं, ठीक। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मैंने इस्तेमाल कर ली कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होती है, इतने टाइप की होती है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल हैं। पर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों इस्तेमाल करूं? क्या जरूरत पड़ती है मुझे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करने की? तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करने का एक ही रीजन है अपना, है ना, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाना, राइट। हम जब कभी भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, गिन रहे होते हैं, तो उसका मेन कारण क्या है? सॉफ्टवेयर बनाना, है ना। हम उसी कैटेगरी में सबसे ऊपर जब पढ़ते हैं ना, उसको ही लेते हुए चलते हैं। जैसे ये जब हमें पढ़ाया गया था व्हाट इज सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर के पार्ट, तो हमें सॉफ्टवेयर भी बताए गए थे। तब सॉफ्टवेयर की अगर कैटेगरी गिनी जाए ना, तो हमें कैटेगरी भी बताई गई थी, बताई गई थी ना। उस बताने के केस में हमें क्या बताया गया था? थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा हाँ, इट कुड बी वॉइस वॉइस ब्रेक। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मौसम खराब है, तो नेटवर्क इशू हो सकते हैं, है ना। ये बातें मैंने रिकॉर्डिंग में आपके लिए यूज कर दी है। आफ्टर सेशन आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी, आप वहां से आप अपने लिए चीजें देख देख सकते हैं, फाइन। तो इन चीजों को अगर मैं गिनूं तो मैं सॉफ्टवेयर गिनता हूँ। अब सॉफ्टवेयर जब गिने जाते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर के टाइप्स गिनते हैं हम, सॉफ्टवेयर टाइप्स, फाइन। तो वाइड एरिया में अगर मैं गिनता हूं ना, तो मैं दो कैटेगरी गिनता हूं सॉफ्टवेयर की, है ना। कोई बता सकता है मुझे सॉफ्टवेयर के टाइप्स? प्लीज, जो पहले से अटेंड किए हुए हैं वो ना बताएं, क्योंकि मैं पहले ये सब बातें डिस्कस कर चुका हूं। कोई और? रिजवान जी, सॉफ्टवेयर के टाइप्स बता सकते हैं आप? कुछ आइडिया? वेब बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड, ओके। लोकल होस्ट बेस्ड, ओके। और कुछ रिजवान जी? ये रेडमी कौन है? रेडमी एप्लीकेशन बेस्ड, और दिस इज ओनली वन वन कैटेगरी, क्लाउड, गुड। कैटेगरी गिनते हैं, है ना। निकिता जी ने जवाब दिए हैं, दैट वुड बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। शॉर्ट में मैं सॉफ्टवेयर को ऐसे लिख रहा हूँ। एक मेरे पास होते हैं क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रेडमी जो है उन्होंने बताया है, डोंट नो दिस नेम, यस। सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। ये दो कैटेगरी होती है, पर ये दो कैटेगरी भी अपने आप में क्या है? ये सब बने बनाए पहले से ही हैं, मैंने नहीं बनाए। तो अगर मैं पूरी वाइड एरिया में गिनूं ना, तो मैं कहता हूं प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर, पहले से बने हुए, प्री डिफाइंड, प्रिमिटिव, इसको अपन कह सकते हो, ठीक है। प्रिमिटिव या प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर, जो पहले से बने हुए हैं, जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने नहीं बनाया, है ना। सो प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर की बातचीत करो तो मैं मेरे पास क्या गिने जाते हैं? ये दो कैटेगरी गिनी जाती है ना। ऐसा ये नहीं कि इनमें भी और नहीं, इनमें भी आगे और है। एप्लीकेशन को जनरली मैं गिनूं ना, तो ये भी मेरे पास क्या होती है? सिंगल पर्पस, और यू कैन से जनरल पर्पस, सॉरी सिंगल नहीं बोल सकते इसको, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। और एक होते हैं मेरे पास सिंगल पर्पस सॉफ्टवेयर, सिंगल पर्पस सॉफ्टवेयर। सिंगल पर्पस सॉफ्टवेयर को हम हमारे लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैटेगरी में भी गिनते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में भी गिनते हैं, ठीक है। ऐसे अब लिस्ट में जाओ ना तो बहुत सारे हैं, ये एक नहीं है, बहुत मतलब बहुत ही सारे हैं।
गुड। फाइन। तो ये तो बने बनाए सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में है। फाइन। ना अगर मैं कुछ में इन सब सिस्टम्स के साथ में अगर अपना कुछ काम चाहूँ ना, और भी कैटेगरी करें तो और भी इनको इलाबोरेटेड करें, तो नाम मेरे पास टेक्निकल नेम है, इनको अपन जर्नल लैंग्वेज में बोले ना, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर में भी गिने जाते हैं, जरूरी सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं ये, इनके बिना कामकाज चलता नहीं है। और जबकि ये वाले जो होते हैं ना, ये अपने आप में क्या होते हैं, डिजायर्ड, इच्छा हो तो रखो, नहीं इच्छा है तो मत रखो, है ना। तो जनरल लैंग्वेज बोले ना, जो जो टेक्निकल नहीं है ना, जिनको कंप्यूटर के बारे में या टेक्निकलिटी के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो अपने हिसाब से ऐसे गिनते हैं, और जिनको थोड़ा टेक्निकल टर्म के बारे में ज्ञान है वो इस तरीके से गिनते हैं। राइट। अब इस ये सॉफ्टवेयर की जब मैं गिनूं तो ये तो बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं। अब मैं इसमें कुछ छेड़छाड़ करना चाहूं या मेरे मुताबिक कुछ कामकाज होने चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, है ना। इस वजह से उसे मैं किस कैटेगरी में गिनता हूं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। कस्टमाइज्ड, और यू कैन से यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर, जो हमने यूजर ने खुद ने बनाए हैं, खुद का कस्टमाइजेशन है। ठीक है। अब जब किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको अपनी छेड़छाड़ करनी है, अपना कस्टमाइजेशन करना है, तो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। फाइन। किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है, अगर आप कस्टमाइजेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना खुद का कैटेगराइजेशन चाह रहे हैं तो, है ना। वो ऊपर लिखित कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चुन लो आप अपने लिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको छेड़छाड़ करना है तो आपको, सॉरी, तो सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करनी है, कस्टमाइजेशन करना है, तो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है आपको, चाहे वो छोटी एप्लीकेशन गिनो चाहे बड़ी गिनो। फाइन। तो जैसे जनरल टर्म में हम क्या गिनते हैं, बोलते हैं सॉफ्टवेयर। फाइन। हम टेक्निकल टर्म में उससे क्या गिनते हैं, एप्लीकेशन, है ना। मार्केटिंग वाला बंदा जो मार्केटिंग कर रहा होता है ना, वो उसको क्या गिनता है, एप्लीकेशन। उसी बात को जब टेक्निकल बंदा गिनता है, वो क्या गिनता है, उसे प्रोग्राम, है ना। और यू कैन से प्रोसेस, मतलब सबका एक ही है। फाइन। तो आप जब सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप क्या एप्लीकेशन बना रहे हो, आप चाहे प्रोग्राम बना रहे हो, तो पहले ये तो पता करो कि आपको क्या चीजें बनानी है ना, किस टाइप की सॉफ्टवेयर बनाना है। फाइन। ये तो मेरे पास क्या हुआ है, बने बनाए, जिसमें तो मेरा कोई हाथ ही नहीं है। अब जब मैं बनाऊंगा तो मुझे ये तो किस किस तरह की एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड माय एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर टाइप, है ना। दैट वुड बी टू, बैकग्राउंड एप्लीकेशन और फ्रंट एंड एप्लीकेशन, जिनको हम दूसरी भाषा में, है ना, गिने, जनरल वे में गिना जाए तो क्या पढ़ते हैं, PUI एप्लीकेशन एंड GUI एप्लीकेशन, ऐसे गिनते हो। फाइन। जनरल लैंग्वेज में बातचीत करें, जो हम आम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अपन इसको इसी कैटेगरी में गिनते हैं, GUI और CUI कैटेगरी। फाइन। इस UI एप्लीकेशन को हम क्या गिनते हैं, बैकग्राउंड एप्लीकेशन की कैटेगरी में गिनते हैं। फाइन। और जो भी आपके पास और है आगे GUI एप्लीकेशन, उसे अपन क्या गिनते हैं, फ्रंट एंड एप्लीकेशन, है ना। इन्हें आप बैकग्राउंड बोल सकते हो, कंसोल एप्लीकेशन बोल सकते हो, है ना, कमांड लाइन एप्स कह सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जितने लोग उतने नाम। फाइन। इसी तरह की एप्लीकेशन को फ्रंट एंड गिनते हैं, जो सामने विजिबल होती है ना। कुछ लोग इसे ग्राफिकल ऐप भी कहते हैं, ग्राफिकल ऐप भी कहते हैं इसको, मर्जी आपकी क्या क्या गिनना गिनना चाहो। फाइन। ग्राफिकल ऐप को अगर कैटेगराइजेशन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, बहुत कम कम होते हैं जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं, है ना, वही बुद्धिजीवी लोग और जिनका कामकाज ऐसा छोटा मोटा है, वो अपने लिए कामकाज करते हैं।
अच्छा, कोई बैकग्राउंड एप्लीकेशन एग्जांपल हो सकते हैं क्या अपने पास? कोई बैकग्राउंड एप्लीकेशन, बनी बनाई बैकग्राउंड एप्लीकेशन का कोई एग्जांपल है क्या अपने पास? रिजवान जी, साहस जी? एंटीवायरस, गुड। एंड कुछ और? सबसे बड़ा एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो चल रहा होता है तो सामने आपको दिखाई पड़ता है क्या, है ना? बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अपने लिए कंपाइलर इस्तेमाल करते हो, तो क्या कंपाइलर होता है तब दिखाई पड़ता है क्या आपको? फाइन। ऐसे सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी सर्विसेज चल रही होती है, डिवाइस ड्राइवर चल रहे होते हैं, तो क्या आपको दिखाई पड़ते हैं क्या कभी? ठीक है, तो इस तरह की एप्लीकेशन को अपन बैकग्राउंड एप्लीकेशन में गिनते होते हैं। फाइन ना। उसी तरीके से फ्रंट एंड एप्लीकेशन को अगर मैं गिनूं, फ्रंट एंड एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन जब चलेगी तो सामने मुझे दिखाई पड़ेगी, है ना? जैसे MS वर्ड, ये नोटपैड स्क्रीन आपको दिखाई पड़े ना, चल रही है, तब सामने दिखाई पड़ रही है। ठीक है, टैली, फोटोशॉप, यस, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है तो सामने दिखाई पड़ रही है। तो बैकग्राउंड एप्लीकेशन की बजाय ग्राफिकल एप्लीकेशन की लिस्ट बहुत बहुत बड़ी है ना? तो जब लिस्ट बहुत लंबी होती है तो नीड टू कैटेगराइज, तो GUI एप्लीकेशन को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड माय डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्स, another one will be web app। फाइन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब होता है ऐसी एप्लीकेशन जो किसी एक सिस्टम पे या एक ही सिस्टम, एक ही एप्लीकेशन एक ही मशीन पर इंस्टॉल होती है। जितनी मशीन पे आप उससे इस्तेमाल करना चाहोगे उतनी मशीन पे इंडिविजुअल स्टोर इंस्टॉल होगी वो। इस तरह की एप्लीकेशन को हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी गिनते हैं ना, टेक्निकल टर्म है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी गिनते हैं। फाइन। उसी तरीके से जब सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाई जाती है तो उसका आपको रिमोट या वेब पे इस्तेमाल करना होता है, तो वेब एप्लीकेशन जो होती है ना, उसे अपन गिनते हैं किसमें, वेब ऐप में, दैट वुड बी वेबसाइट। फाइन। तो अगर मैंने डेस्कटॉप ऐप बनवाई है तो वो भी ग्राफिकल, और जो वेबसाइट बनाई है वो भी अपने आप में ग्राफिकल है। तो अब जब कभी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, है ना, पहले हमने बातचीत करी कि मेरे पास सॉफ्टवेयर किस किस है, तो किस टाइप का आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, किस टाइप की एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, उस टाइप की कैटेगरी को गिनो। और जिस टाइप की एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो, जिस टाइप की आप सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो, उस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करना है। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, कोई समस्या? वेरी गुड। नाउ इसी कैटेगरी में जब मैंने चुन लिया कि मेरे पास इतना सब टाइप है, तो मेरे पास पाइथन लैंग्वेज है जिसको मुझे आगे एक्सप्लोर करना है, जिसके बारे में मुझे पढ़ना है कि ये चीजें क्या है क्या नहीं है ना? तो ऐसी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लिस्ट में से जब मैंने कहा कि मुझे क्या चुनना है, मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ बढ़ना है। फाइन। वहां से शुरू हो जाती है अपनी क्या, पाइथन इंट्रोडक्शन। ओके, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट, कोई भी समस्या? वेरी गुड। तो इतनी बातें हम लोगों ने आज पढ़ ली है। पहले आप इन चीजों के बारे में देखें, तो टाइम की कमी हो जाने के कारण फिलहाल हम इस सेशन को यहीं पर ही ड्रॉप करते हैं। फाइन। इसके आगे की बातें या इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। फाइन, विद द सेम टाइम। ठीक है, तो आई होप आप थैंक लोगों यू को ये सर। सब बातें समझ में आई होंगी, है ना? तो कुछ ज्यादा लंबा सेशन हो जाता है तो उस वजह से दिक्कत रहती है। फाइन। तो आई होप आप लोगों को ये सब यस बातें सर। समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं। कल हम पाइथन इंट्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ओके।
Okay, थैंक यू sir. सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। इसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी ना? हाँ जी सर।